तो बच्चों, आज मैं दीप्ति शर्मा आपको कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र में स्टॉक और प्रभाव के बारे में बताऊंगी। स्टॉक का अर्थ होता है एक निश्चित बिंदु पर, मतलब एक समय होता है, एक बिंदु पे से होता है, समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा। जैसे अपन मान लीजिए आपके पास 1 जनवरी की डेट में आपके पास 20 लाख रुपए हैं, तो वह आपकी क्या हो गई? पूंजी हो गई। स्टॉक मूल्य, क्योंकि समय के एक निश्चित विशेष बिंदु पर इन्हें मापा जाता है। मतलब एक उदाहरण के लिए आप संपत्ति हो गया, श्रम हो गया, बैंक बल हो गया, है ना, जमाए हो गए। आप मान लो एक स्टॉक प्रवाह, एक छत की टंकी, मतलब एक छत है, उस पर टंकी रखी और उसमें पानी है, तो क्या हो गया आपका? स्टॉक। और मुंबई से चेन्नई के बीच की दूरी, मतलब जो मुंबई से और चेन्नई के बीच की दूरी के हैं आप, मतलब एक गोदाम में संग्रहित चावल किसी देश की जनसंख्या के, मतलब वहां पर जो भी चीज है वह संग्रह को स्टॉक, है ना, कहते हैं। तो स्टॉक का संबंध कैसे होता है बेटा? एक निश्चित समय पे बिंदु से होता है। और प्रवाह का अर्थ होता है, प्रवाह मतलब समय के साथ जो चलता रहता है ना, प्रवाह। प्रवाह समय की एक विशेष अवधि में मापी जाने वाली क्या है? मात्रा है। तो जो प्रवाह होता है वो एक समय में, एक विशेष अवधि में मापी जाने वाली, मतलब आप प्रति माह 80,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 81,000 रुपये कमाते हैं। शायद आपको बैंक इसमें जमा पर कितने परसेंट ब्याज देगा? आपको वार्षिक ब्याज देता है 8%। तो यह सभी मूल्य मात्राएं क्या हैं? प्रवाह है। क्योंकि 80,000 पर जो आपको 8% ब्याज मिला, तो वो मूल्य मात्राएं प्रवाह कहलाती, क्योंकि इन्हें प्रति इकाई समय अवधि में क्या किया जाता है? मापा जाता है। प्रवाह के कुछ उदाहरण हैं। मुद्रा का व्यय, मतलब जो मुद्रा होती है, मतलब मुद्रा काय के लिए होती है? व्यय के लिए होती है। और पूंजी निर्माण, पूंजी पर ब्याज, और जो अपन मान लीजिए साधारण बोलचाल पर एक उदाहरण दिया, तो छत की टंकी से पानी का रिसाव, ये भी एक प्रवाह है। क्योंकि पानी जो भरा है, स्टॉक है, तो क्या हो रहा है? रिसाव हो रहा है, गिर रहा है ना, तब वो भी एक प्रवाह का उदाहरण है। मुंबई से गोवा जा रही कार की रफ्तार, चावल का विक्रय और जन्म लेने वालों की संख्या, ये भी एक प्रवाह है जो निरंतर क्या करते हैं? चलते रहते हैं। अंतःक्षेत्रीय प्रभाव क्या होते हैं? ये व्यापक रूप से वास्तविक प्रभाव के वर्णन किया जाता है। वास्तविक प्रभाव से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु और सेवाओं का प्रभाव। जो अर्थव्यवस्था होती है उसके क्षेत्र में जो आवश्यक वस्तु होती हैं, सेवाएं होती हैं, अपन देते हैं ना, उनको प्रवाह कहते हैं। परिवार क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र की ओर कारक और सेवाओं का प्रभाव, अथवा उत्पादन के क्षेत्र, मतलब एक उत्पादन का क्षेत्र है, अपन जो जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे और क्षेत्र में विस्तार होगा, वह प्रवाह ही कहलाएगा। वस्तु और सेवाओं के प्रभाव में वास्तविक प्रभाव का उदाहरण माने जाते हैं। इसी प्रकार होता है मौद्रिक प्रभाव। मौद्रिक प्रभाव वह होते हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से मुद्रा के प्रभाव, मतलब जो मौद्रिक मतलब मुद्रा से मतलब हुआ बेटा इसका। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, आप मान लो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आपको काय की आवश्यकता होती है? मुद्रा की। आप बिना पूंजी या मुद्रा के कोई भी काम, मुद्रा का मतलब यहाँ पे पैसों से ना बेटा, पूंजी से, तो मुद्रा के प्रभाव से है उत्पादन के क्षेत्र में, परिवार क्षेत्र में, और कारक भुगतान की प्रवक्ता, परिवार के उत्पादक क्षेत्र में मुद्रा के प्रभाव या मौद्रिक प्रभाव के उदाहरण माने जाते हैं। फिर स्टॉक और प्रवाह में अंतर। तो स्टॉक से आशय है एक बिंदु से एक चर मूल्य तक, मतलब एक बिंदु से लेकर आप कोई भी, मतलब स्टॉक करोगे तो एक बिंदु से ही करोगे ना, शुरू से करके एक चर मूल्य से है। उदाहरण के लिए संपत्ति, श्रम, बल, पूंजी। ये स्टॉक कैसे होता है? स्टॉक क्या होता है? कितने समय के लिए होते हैं? समय काल के लिए नहीं होता, ये लंबे समय के लिए। आप कोई भी चीज का मतलब आप स्टॉक कर लोगे, फिर इसका उपयोग करोगे तो कम होती जाएगी ना, है ना। तो ये लंबे समय के लिए
प्रवाह से आशय समय की एक अवधि के दौरान एक चर मूल्य से होता है। इसका उदाहरण है आय, मुद्रा का व्यय, ये सब प्रवाह है। आप आय आपको प्रवाह से ही मिलती है। आप जब कोई कार्य करते हो उसके बाद जो आपको पारिश्रमिक प्राप्त होता है वह आय है ना। तो आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, प्रवाह का समय काल होता है। सकल निवेश या मूल्यह्रास, तो निवेश को जो निवेश होते हैं वह पूंजी निर्माण की क्या है, एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है? कहा जा सकता है कि निवेश से स्टॉक में वृद्धि एक प्रक्रिया है। निवेश के दो घटक होते हैं, पहला है स्थिर निवेश और दूसरा है माल सूची निवेश। तो स्थिर निवेश जो होते हैं वर्ष के दौरान स्थिर संपत्ति हैं, खरीदने के साथ साथ माल सूची स्टॉक पर किया गया खर्च सकल निवेश कहलाता है। सकल निवेश मतलब कुल निवेश, अर्थात सकल निवेश में वर्तमान घिसी पिटी संपत्ति के स्थान पर नई संपत्ति को खरीदने की वह भी संपत्ति सम्मिलित में, मतलब जो अपन पुरानी संपत्ति हो जाती है जिसका अपन उपयोग नहीं करते है ना, तो उसको बेचकर आप नई संपत्ति खरीद सकते हैं, जिससे वह क्या कहलाती है, मतलब कायमे होते हैं। ये सकल निवेश में आपको सम्मिलित है ये सभी चीजें। यद्यपि स्थिति संपत्ति का प्रयोग अनेक वर्षों तक किया जाता, अगर अपन कोई घर मकान लेते हैं तो रोज बदलने की चीज तो नहीं है ना बेटा, है ना। जब निरंतर जब बहुत पुरानी हो जाती है या उस क्षतिग्रस्त हो जाती है तो अपन तब उसको क्या करते हैं, बदलते हैं। यद्यपि संपत्ति का प्रयोग अनेक वर्षों तक किया जाता है, इनकी एक जीवन अवधि होती है। जैसे आज अपने पास, आज मान लीजिए आप एक मकान बनाते हैं है ना, उस मकान में रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है बेटा आज बनाया अगले साल तोड़कर नया बना लोगे, नहीं। उसकी एक जीवन अवधि होती है, मतलब उसका एक निश्चित समय होता है, जब वो खराब होगा या क्षतिग्रस्त होगा तब उसको क्या करोगे, आप बनवाओगे, ठीक है। एक निश्चित अवधि में पश्चात टूट फूट होने पर उन्हें पुनः स्थापन की आवश्यकता पड़ती है। आप कभी भी कोई भी चीज़ मकान बनवाओ या कोई भी, मतलब मान लीजिए सड़क ही है, आप सड़क देखते हो जाते हो है ना, तो जब उससे गुजरते हो तो जब बनती है तो, लेकिन जब उसमें टूट फूट हो जाती है तो उसका पुनर्निर्माण होता है ना, उससे कहते हैं पुनः स्थापन सकल निवेश का एक भाग होता है। किंतु उनके कारण पूंजी के स्टॉक में कोई वृद्धि नहीं होती, केवल विद्यमान पूंजी स्टॉक रहता है। शुद्ध निवेश ज्ञात करने हेतु सकल निवेश से घिसी पिटी संपत्ति को पुनः स्थापन का व्यय हटा दिया जाता है। मतलब शुद्ध निवेश ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सकल निवेश से जो घिसी पिटी संपत्ति है जिनका पुनः स्थापन किया है उसके व्यय को क्या कर देंगे, अपन हटा दिया जाता है। अर्थात सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश जो अपन व्यय कर रहे हैं प्लस मूल्यह्रास और शुद्ध मूल्यह्रास, मतलब अपन जो उस पर लगा रहे हैं और अधिक क्या, जब अपन पुनः स्थापन करते हैं ना वो, फिर बराबर सकल निवेश बराबर माइनस मूल्यह्रास। संपत्ति अर्थव्यवस्था में आय प्रभाव और आर्थिक क्रियाओं की तीन अवस्थाएं। जो अर्थव्यवस्था है उसमें आय के प्रभाव के कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं हैं। तो पहला है वस्तु और सेवा का उत्पादन। तो अगर अपन कोई भी अर्थव्यवस्था सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले अपन को क्या आवश्यक है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। जब उत्पादन होगा तभी विनिमय होगा, ठीक है। उत्पादन के साधनों में वस्तु और सेवाओं के लिए संगठित करनी उत्पादन के कारण वृद्धि होती है, जो उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती योग का अंतर होता है। दूसरा होता है मूल्य वृद्धि का विवरण, मतलब जो अपन उत्पादन करेंगे उसमें क्या निवेश हुआ, तो क्या निवेश हुआ, उसमें कितनी लागत लगी, उसके बाद अपन उसका क्या करेंगे, मूल्य का निर्धारण करेंगे। मूल्य वृद्धि का वितरण अर्थात कारक भुगतान के रूप में आय का सर्जन। इस अवस्था में के द्वारा कारक सेवाओं के ब्याज और किराए का लाभ विवरण किया जाता है। मूल्य की वृद्धि उत्पादन के कारक भूमि श्रम उद्यम को बांटा जाता है। तब जो मूल्य में वृद्धि होती है या जो मूल्य का निर्धारण होता है वो उत्पादन के कारक जैसे भूमि श्रम पूंजी और उद्यम में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। फिर फर्म की दृष्टि से यह कारण भुगतान होते हैं और
तो ये आपने अर्थव्यवस्था के आव प्रभाव पर आर्थिक क्रियाओं की 3 अवस्थाएं, तब आपने 2 अवस्थाएं देखी, अभी तीसरी अवस्था है वस्तु और सेवाओं पर आय का व्यय। जो वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं उन पर आय का व्यय। इस अवस्था में परिवार अपनी समस्त आय तो अंतिम वस्तुओं सेवाओं की खरीदने पर खर्च कर देते हैं। जो अपन देखो, अपन जो मतलब काम करते हैं, जो अपना परिवार है उसके लिए अपन को हर चीज़ की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च व्यय करना होगा। माना जाता है कि परिवार की बचत नहीं करते हुए घरेलू आय की अंतिम व्यय परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर है इसके बाद बेटा, ये आपका एक अध्याय यहीं समाप्त हुआ। उसके बाद आपको राष्ट्रीय आय की गणना, अध्याय 3 है बेटा, ये आपको राष्ट्रीय आय की गणना पढ़नी है। तो राष्ट्रीय आय मतलब प्रति व्यक्ति आय मिलाकर जो आय बनती है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के 3 तरीके हैं। एक रूप से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की आय को जोड़ते हुए, मतलब प्रति व्यक्ति आय को जोड़ते हुए जो आय का मतलब मापा जाता है वह राष्ट्रीय आय की होती है। आय को जोड़ते हुए राष्ट्रीय आय की माप के रूप में प्रति व्यक्ति के उत्पादन को जोड़ने पर राष्ट्रीय उत्पादन के माप के रूप में व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई वस्तु के मूल्य व उनकी बचतों का योग राष्ट्रीय आय के रूप होते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। मतलब जब कोई भी देश है उसकी जो राष्ट्रीय आय है उसकी आर्थिक स्थिति, मतलब पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी जो मतलब स्थिति है वो कैसे मालूम चलती है, आर्थिक स्थिति कैसे मालूम चलती है राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय के मापदंड पर जीवन स्तर का तुलनात्मक विवेचना, विकास योजना की प्रगति का मूल्यांकन, सरकार के कर, आय वितरण और केंद्रीकरण, आर्थिक नियोजन, सामाजिक सुरक्षा योजना मतलब रोजगार संबंधी नीतियों पर भावी योजनाओं के आगे बढ़ने में क्या होते हैं, सहायता मिलती है। अर्थव्यवस्था के कार्यों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने के लिए भी राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण है। एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित की गई वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की माप अत्यंत कैसी होती है, आवश्यक होती है। राष्ट्रीय आय में हम उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव और आय के प्रभाव वस्तु एवं सेवाओं पर किए गए रूप में देख सकते हैं। जो देश की राष्ट्रीय आय होती है उसका मतलब विकास, उसकी विवेचना, विकास योजना की प्रगति के मूल्यांकन, मतलब सरकार को कर, आय वितरण व विकेंद्रीकरण, ये सब क्या है, आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक नियोजन व रोजगार संबंधी नीति, मतलब जो ये सब चीज़ें हैं वो रोजगार मतलब ये सब काय के लिए हैं, राष्ट्रीय आय के लिए हैं। और भावी योजनाओं को आगे बढ़ाने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अर्थव्यवस्था के कार्य विश्लेषण मूल्यांकन करने के लिए एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप अत्यंत आवश्यक है। काय के लिए, राष्ट्रीय आय के लिए। फिर बेटा आपके लिए गृह कार्य है। तो आपको पहले मैंने बताया था कि आपको ये सारे जो गृह कार्य दिए जाते हैं इनको कॉपी में करना है आपको और लिखना है बेटा। ये PDF में ही इसके सारे आंसर्स होते हैं। तो स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर लिखिए और सकल निवेश मूल्य की अवधारणाओं को समझाइए। तीसरा है अर्थव्यवस्था में आय के प्रभाव, आर्थिक क्रियाओं की अवस्थाओं को लिखिए। ये आप तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे बेटा कॉपी में और इनको याद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आसानी होगी PDF देखकर आंसर लिखने में। धन्यवाद।